चुनकर जाते हैं संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के तहत। ये तीन अधिकार थे जो बाबा साहब अम्बेडकर अपने समय में लेकर आगे आए थे। ये तीन कारवा थे जो बाबा साहब अम्बेडकर लेकर आए थे। अब वो कौन सा कारवा था जो छूट गया था, जिसको आगे लेकर जाने की बात बाबा साहब अम्बेडकर कर रहे थे? आप सभी लोगों को पता होगा कि जब संविधान सभा बनी थी, संविधान मसौदा कमेटी के जब बाबा साहब अम्बेडकर थे, और जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा जो गठित थी उसका नियम था कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान का मसौदा तैयार करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान का ड्राफ्ट तैयार करते थे और उस ड्राफ्ट को, उस मसौदा को संविधान सभा में चर्चा में लाया जाता था और फिर बहुमत के आधार पे एक एक आर्टिकल को पास किया जाता। अब आप लोग बताइए कि बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान सभा के सदस्य थे, उस संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर का बहुमत था? संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर का बहुमत था? नहीं था, जीरो था। तो बाबा साहब अम्बेडकर के समक्ष एक सरदार पटेल थे और सरदार पटेल ने बाबा साहब अम्बेडकर को कहा कि अम्बेडकर ये जो आरक्षण की बात आप संविधान में रख रहे हैं उसको आप मत रखिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे अपील है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना इस्तीफा लिखा और सरदार पटेल के सामने रख दिया कि सरदार पटेल जी ये लीजिए इस्तीफा। अगर मैं सरकारी नौकरियों में अपने लोगों की हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं कर पाऊंगा तो मुझे ऐसे संविधान सभा में बनने रहने का कोई अधिकार नहीं। तो जीवन के कई स्तर है जिसे निर्धारित होता है कि वो समाज हुक्मरान समाज है। तो विधायक बना लेने से, सांसद बना लेने से, मुख्यमंत्री बना लेने से, प्रधानमंत्री बना लेने से कोई समाज शासक नहीं होता। शासक के कई स्तर है। पहला स्तर है जुडिशियरी, न्यायपालिका। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि न्यायपालिका में हमारी हिस्सेदारी हो, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं माना गया। दूसरा है एजुकेशन सेंटर, जो विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि इसमें हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं माना गया। तीसरा है इंडस्ट्रीज, उद्योग। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि इंडस्ट्रीज में, उद्योगों में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं माना गया। इंडस्ट्रीज में हमारी उद्योग धंधों में हमारी हिस्सेदारी नहीं है। चौथा है जमीन। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि जमीनों का बंटवारा होना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या उस हिसाब से उनको जमीन मिलनी चाहिए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं माना गया। और पांचवा है मीडिया। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि मीडिया में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये वो 5 कारवा है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। आज माननीय कांशीराम साहब का 18वां परिनिर्वाण दिवस है और आज हम लोग बैठकर यहाँ पे समीक्षा कर रहे हैं। जो छूट गया था, जो बाबा साहब नहीं कर पाए, क्या उस काम को करने के लिए हम आगे आ रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर का कारवां आगे जा रहा है? माननीय कांशीराम साहब का कारवां आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है? बाबा साहब अम्बेडकर का कारवां आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है? तो हमें इस बात पर चिंतन करना चाहिए साथियों, हमें इस बात पर मनन करना चाहिए। माननीय कांशीराम साहब ने 500 बनाया, DS4 बनाया, बहुजन समाज पार्टी बनाया, और जब उन्होंने इस मूवमेंट को, इस मिशन को शुरू किया था तो उनके पास सबसे बड़ा 3 चैलेंज थी। पहला चैलेंज था, माननीय कांशीराम साहब कहते थे कि हमारे मूवमेंट को, हमारे मिशन को रोकने के लिए 3 चैलेंजेस है। पहला है मनी, माफिया और मीडिया। ये हमारे 3 शत्रु। तो माननीय कांशीराम साहब ने मनी, माफिया, मीडिया से निपटने के लिए क्या किया?
जो मनी की समस्या थी, जो धन की समस्या थी, उसकी समस्या मानव कांसीराम साहब ने निकाला। अपने लोगों को कहा एक वोट और एक नोट, एक नोट और एक वोट। मानव कांसीराम साहब ने कहा उस समय हमारे देश में 100 करोड़ आबादी थी, तो बहुजन समाज 85% है, तो बहुजन समाज की आबादी 85 करोड़ है। अगर हमारे एक लोग 1 रुपए देने का काम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 85 करोड़ आ जाएगा। इस 85 करोड़ से इस देश में बहुजन समाज को 20 से 25 साल आने वाले दिनों के लिए राजनीतिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। हमारे पास संसाधन नहीं हुआ करते थे, हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं हुआ करता था, हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ करता था, हमारे पास फोन नहीं हुआ करता था। तो मानव कांसीराम साहब ने इसका समाधान निकाला। दो पैर और 2 पहिया साइकिल का और 15 से 20 लोगों का। मानव कांसीराम साहब अपने जीवन का एक घटना बताया कि जब मैं विद्यार्थी हुआ करता था तो मेरे घर से मेरे कॉलेज की दूरी 70 किलोमीटर दूर हुआ करती थी, और मैं अपने घर से कॉलेज 70 किलोमीटर साइकिल चलाकर जाया करता था। इसको मैंने कार्यकर्ताओं को बताया कि 70 किलोमीटर तक 50 किलोमीटर तक कोई भी व्यक्ति साइकिल चला सकता है। तो अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने निर्देश दिया 15 से 20 लोग अपने साइकिल में नीला झंडा बांधते थे और बांधकर गांव में घूमते थे और नारा लगाते थे, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, पार्लियामेंट से आई आवाज, कांसीराम संभालो राज। जब इस तरह के नारे गांव में लगने शुरू हुए और इस तरह का वॉल पेंटिंग दीवारों पर लिखा जाने लगा, तो जो बहुजन समाज को लोग पेट से भूखा था, जिसको खाने के लिए रोटी नहीं था, वो पेट की भूख भूल गया और सत्ता की भूख के लिए तैयार है। सत्ता की भूख के लिए तैयार हो गया। तो इस तरह संघर्ष करके मानव कांसीराम साहब ने गांव में बहुजन समाज को जननायक का बढ़ाने का काम किया। इस तरह का उत्साह, इस तरह का उमंग उस समय के कार्यकर्ताओं में हुआ करता था, जो 500 के लोग थे, नौकरी की परवाह किए बिना छुट्टी लेकर अपनी नौकरी के बाद गांवों में जाकर कैडर लगाने का काम करते थे, ट्रेनिंग लगाने का काम करते थे, लोगों को समझाने का काम करते थे। उनको कोई डर नहीं था कि नौकरी रहेगी कि नौकरी चली जाएगी। किसी की शादी में गया है वहां इस तरह की पर्चा बांट रहा है, एक कलकत्ता में भागीदारी लेनी है, एक चंडीगढ़ में आरक्षण बचाओ लेनी है, एक दिल्ली में सत्ता प्राप्त करो लेनी है। कोई मर गया है, उनको स्मशान घाट पर लेकर गए हैं, लोग उनको इकट्ठा कर रहे हैं, लकड़ी इकट्ठा कर जलाने के लिए। अब कुछ लोग बोलते थे कांसीराम वाले इतने बेशर्म लोग हैं, यहाँ किसी का कोई मरा हुआ है और इसको अपनी सूझ रही है, ये यहाँ पे भी मिशन की बात कर रहा है, मूवमेंट की बात कर रहा है। इस तरह का जोश, इस तरह का जुनून कार्यकर्ताओं में हुआ करता था। जो जोश और जुनून था, वो जोश और जुनून आज कमजोर पड़ा है। ये जोश और जुनून कमजोर पड़ा है, इसीलिए आज हमारा मिशन भी कमजोर पड़ा है। आज तो हमारे पास अच्छा खाना है, लगभग बहुत सारे लोगों के घर में 4 चक्के गाड़ी है, सभी घरों में लगभग 2 व्हीलर है, सभी लोगों के पास मोबाइल है, अच्छा खाना है, अच्छा सोने का बिस्तर है, अच्छा सब कुछ है, फिर भी मिशन पीछे क्यों जा रहा है? ये आंदोलन पीछे क्यों जा रहा है? इसलिए साथियों, हम अपनी बात को रोकेंगे, लेकिन रोकने से पहले एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे कि दुख झेले हैं हमें आजादी दिलाने वालों। जितने लोग फोटो देख रहे हैं इनकी बात है। दुख झेले हैं हमें आजादी दिलाने वालों ने, अंधेरे में ज्ञान की समा जलाने वालों ने। एक तूफान तो हमारा कुछ बिगाड़ न सका, लेकिन नावों में छेद किया नाव चलाने वालों ने। धन्यवाद।